बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 या आईसीएस पार्ट 2 ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 का। इसमें हमने पढ़ना है आरएल सीरीज़ सर्किट। अगर आपको पिछली वीडियो में आरसी सीरीज़ सर्किट की ठीक से समझ आ गई है या आपने वो गौर से सुना है तो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, इस वक्त स्क्रीन पे आप सामने देख रहे हैं आरएल सीरीज़ सर्किट। जो हमारा टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस तरह पिछला टॉपिक था आरसी सीरीज़ सर्किट। आरसी सीरीज़ सर्किट में हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया था। तो आज चूँकि आरएल सीरीज़ सर्किट है तो इसमें हम रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज़ में लगाएंगे। सामने स्क्रीन पर आपको सर्किट नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास एक है इंडक्टर और दूसरा है रेजिस्टर, और इन दोनों को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के साथ हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। अब इसके नतीजे में जो वोल्टेज होगा उसकी आरएमएस वैल्यू हमने शो कर दी VRMS, और जो रिजल्टेंट करंट फ्लो कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू को IRMS के साथ जाहिर कर दिया। अब चूँकि ये सीरीज़ वाला सर्किट है, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज़ में कौन सी चीज़ सेम होती है। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये देखें। सीरीज़ में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम। करंट इज़ सेम बट पोटेंशियल इज़ डिफरेंट अक्रॉस द टू कंपोनेंट्स। अब वो किस तरह से? चूँकि सीरीज़ में करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए करंट की वैल्यू सेम होगी लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल अपीयर होगा VRMS का हिस्सा, उसे हम VL के साथ जाहिर कर देते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्ड अक्रॉस इंडक्टर। इसी तरह पोटेंशियल अपीयर्ड अक्रॉस रेजिस्टर, इसको हम VR के साथ जाहिर कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने ये बताना है कि चूंकि ये सीरीज़ वाला सर्किट है तो इसलिए इसमें करंट की वैल्यू सेम होगी बट पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगी। टोटल पोटेंशियल की जो आरएमएस वैल्यू है VRMS, ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी। VL जो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो रही है और VR जो रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हो रही है। अब आप देखिए, हम इनको अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, हेडिंग नज़र आ रही है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। सबसे पहले अगर हम ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला लिखें तो ये मैंने कौन सा लॉ यूज़ किया है? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के मुताबिक हम कह सकते हैं पोटेंशियल इज़ इक्वल टू, ये देखें सामने आप देखें, पोटेंशियल इज़ इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो ये चूँकि रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अपीयर हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे करंट और रेजिस्टर का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब चूँकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात की जाए तो उसकी सिर्फ RMS वैल्यू को देखा जाता है। ठीक है। सो ये जो वोल्टेज है, हम जानते हैं जब हमने AC थ्रू रेजिस्टर पढ़ा था तो हमने देखा था वोल्टेज और करंट जो हैं वो आपस में इन फेज़ होते हैं, यानी इनमें कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं होता। इसी तरह अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करें, ये जो आपको वोल्टेज नज़र आ रही है इंडक्टर के अक्रॉस, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो फिर क्या होगा जी? इसमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये देखें इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होगी उसको भी हम ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक
पोटेंशियल जो है वो करंट और ऑपोजिशन के इक्वल होता है। इंडक्टर जो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम दिया जाता है या XL के साथ जाहिर किया जाता है। अब देख लें XL जो है इसका फॉर्मूला भी हमने किया था लास्ट एक वीडियो में, तो XL की जगह हम ओमेगा L भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास इसका एक फार्मूला इस शक्ल में भी आ गया, करंट की RMS वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय L। अब हमने जब एक सर्किट पढ़ा था AC थ्रू इंडक्टर, तो इंडक्टर के केस में हम जानते हैं वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री। अब कौन सा वोल्टेज लीड करेगा? वो वाला वोल्टेज लीड करेगा जो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो रहा है, ये वाला वोल्टेज। ठीक है, टोटल वोल्टेज की यहाँ पर बात नहीं हो रही, चूंकि सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो फिर हम सिर्फ उसी वोल्टेज की बात करेंगे जो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो रहा है। इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होने वाला वोल्टेज विल लीड द करंट बाय 90 डिग्री। डिग्री में बोलेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और अगर रेडियंस में बोलेंगे तो π/2 रेडियंस आएगा। अब अगली हेडिंग क्या है कि हमने रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला बनाना है। जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने टोटल या सप्लाइड वोल्टेज का फॉर्मूला बनाया था फेज़र डायग्राम को यूज़ करके, सेम उसी तरह यहाँ भी हम करेंगे। अब आप देखें, चूँकि ये सीरीज़ वाला सर्किट था, इसका मतलब है सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो इसलिए करंट का जो फेज़र वेक्टर है वो हम रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि VR और करंट ये आपस में इन फेज़ हैं, तो इसका मतलब है जब हम VR बनाएंगे तो वो हम इसी तरफ बना देंगे जिस तरफ करंट था। ये जो वेक्टर मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये VR वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की। अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि VL जो है ये करंट से कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री। और लीड करने को शो करने का मतलब क्या है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री आगे बना देना है। ठीक है, यानी ये जो VL आपको नज़र आ रहा है ये वाला वेक्टर, दिस इज़ VL, ये IRMS से लीड कर रहा है 90 डिग्री। अब हमने चूंकि टोटल वोल्टेज बतानी है तो टोटल वोल्टेज तो इन दो वोल्टेजेस का रिजल्टेंट होगा, तो इसलिए VL वाला वेक्टर जो है उसको उठाकर हमने ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल की मदद से। किसके अंदर? VR वेक्टर के अंदर। यहाँ पर हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो होगा ये, पहले की टेल से सेकंड के हेड तक, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज द RMS वैल्यू ऑफ टोटल सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, पहले हम अलग अलग VR या सिर्फ VL की बात कर रहे थे। VR क्या था? जो रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर हुआ है। VL क्या था? जो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हुआ है। लेकिन अगर आप टोटल सप्लाइड वोल्टेज की बात करें तो वो कौन सी है, उसकी RMS वैल्यू कौन सी है? VRMS। ठीक है, और अब हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने ये देखना है कि VRMS और IRMS। VRMS क्या है? टोटल सप्लाइड वोल्टेज की RMS वैल्यू। IRMS क्या है? टोटल रिजल्टेंट करंट की RMS वैल्यू। तो अब आप देखें यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, बट कितना लीड कर रहा है? थीटा 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर हो तो फिर 0 एंगल बनेगा, अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर हो तो फिर 90 बनेगा। लेकिन इस सर्किट में रेजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर भी है, तो इसलिए थीटा जो है वो 0 और 90 के दरमियान में होगा, कोई ना कोई। ओके अब आप ये वाली जो ट्रायंगल हमारे सामने आई है, ये वाली, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू
वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही फॉर्मूला बन जाएगा जो ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला। इसके बाद आपने वी आर और वी एल इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। वी आर किसके इक्वल था, आई आर एम एस इंटू आर। वी एल किसके इक्वल था, आई आर एम एस इंटू एक्स एल। दोनों के स्क्वायर को ओपन किया, आई आर एम एस स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल के। जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा उसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप आई आर एम एस को इस तरफ डिवाइड कर दें वी आर एम एस के साथ। जब आप इसको वी आर एम एस के साथ डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये एक रेशो बन जाएगी, राइट हैंड साइड पे आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेशो है ये हमने इम्पिडेंस के फॉर्मूला में पढ़ा था कि ये z के इक्वल होती है। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद द फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब ये जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला है इसके मुताबिक हम इम्पिडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं जो आपको यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। मैं आपको एक दफ़ा ख़ुद से भी बना देता हूँ क्योंकि वो डायग्राम थोड़ी सी क्लियर नज़र नहीं आ रही। देखें, वी आर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था तो वी आर में आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर होता है ना, तो उसमें से आई आर एम एस निकाल दें, बाकी आर बच गया। इसी तरह वी एल जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ था, तो आप ऐसा करें इसमें से भी करंट निकाल दें, बाकी एक्स एल बच गया। एक्स एल को उठा के आर में ऐड किया, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस को ऐड किया, तो आपके पास जो रिजल्टेंट टोटल ऑपोजिशन आएगी वो आएगी ये, और इसे हम बोलेंगे इम्पिडेंस। ठीक है, और इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस का भी टोटल एंगल कितना आ रहा है, थीटा, एंड दिस थीटा वुड बी द सेम एज इन द अबव डायग्राम। ठीक है, तो आपके पास सेम उसका फॉर्मूला आ गया। अब इम्पिडेंस डायग्राम का जिक्र भी हो गया। अब आखिरी काम जो हमने करना है वो है फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस, जो हमने पहले डायग्राम में देखा है। यहाँ ये तो हमें समझ आ गई कि लीड कौन कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज, लेकिन कितना लीड कर रहा है, थीटा, और वो थीटा 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा। अब हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए चाहे आप ये वाली डायग्राम यूज़ कर लें इम्पिडेंस वाली, चाहे आप फेज़र डायग्राम वाली जो वोल्टेज और करंट वाली है वो यूज़ कर लें, फॉर्मूला सेम आना चाहिए। तो हम ये ऊपर वाली डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, यानी ये वाली डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप tan थीटा निकालें तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की जगह आपने लिख दिया ये VL का फॉर्मूला और नीचे बेस की जगह VR का फॉर्मूला। IRMS जो है ये कैंसिल हो गया, आपके पास XL डिवाइडेड बाय R आ गया। उसके बाद tan को दूसरी तरफ ले आए तो आपके पास फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। नीचे एंड पे बिल्कुल ये भी लिख दिया गया है वोल्टेज लीड कर रहा है टोटल करंट से कितना, थीटा, एंड दिस थीटा इज़ लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, यहाँ भी आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे XL की जगह ओमेगा L लिख दिया और R वैसे का वैसा। तो फॉर्मूला को लिखने के दो तरीके हमने देख लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, बल्कि एक तरीका ये वाला भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में आपको कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, तो जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ RL सीरीज सर्किट in which we had to find voltage across resistor, voltage across inductor, and then total supplied voltage, resultant voltage we can say, and then impedance diagram, and then we had find phase difference between VRMS and IRMS. ठीक है, so this is all about RL series circuit. Okay,
सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसमें। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।